अस्सलाम वालेकुम। हम एलिमेंट्री एजुकेशन के कोर्स का आज यूनिट 6 देखने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लासरूम रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ये इस कोर्स का सबसे छोटा यूनिट है, सबसे छोटा चैप्टर है और ये किसी सूरत आपको मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है कंटेंट कम है तो फिर इसकी तैयारी ज़्यादा आसानी से हो जाएगी और चीज़ें भी ज़्यादातर ऐसी हैं जो कि आप इजीली ग्रिप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्लासरूम रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं? अक्सर आप लोग ख़ास तौर पे जो टीचिंग करते हैं वो इनसे किसी न किसी वक्त किसी न किसी सूरत में गुजरते ही रहते हैं। तो उनको जब हम रिकैप करेंगे, रिव्यू करेंगे तो आपको अक्सर चीज़ें ऐसी होंगी जो कि नई नई लगेंगी। तो सबसे पहले तो हम डिवाइड करते हैं इसको बिहेवियरल प्रॉब्लम्स में। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। अच्छा, बिहेवियरल प्रॉब्लम का मतलब ये है कि बच्चे का बिहेवियर ऐसा है जो कि क्लासरूम में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये सिर्फ लोअर इनकम ग्रुप के बच्चों का मसला नहीं है, हायर इनकम ग्रुप के बच्चों का भी वैसे ही मसला है। मसला कुछ हमारे माहौल का है, कुछ हमारे टीचिंग के तरीक़े का है। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस तरह से वक्त के साथ साथ बच्चों की तरबियत घरों में हो रही है उसमें जो तब्दीली आई है, जो कुछ मवाद बच्चों को मैसर है, अब उसके साथ में और हमें जिस तरह से अब टीचिंग को प्रैक्टिस करना है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट हो गए हैं, उसके साथ हमें अपनी टीचिंग प्रैक्टिस को चेंज करना पड़ेगा। हम उस तरह नहीं पढ़ा सकते जैसे पहले पढ़ाया जाता था। और जब हम ये नहीं समझ रहे होते तो फिर प्रॉब्लम्स आते हैं और हम ये समझते हैं कि जो प्रॉब्लम्स क्लास में बिहेवियरल हैं उसमें ज़्यादा रोल टीचर का हो सकता है, अगर बच्चे के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो जो कि उसकी फ़िज़िकलिटी या लर्निंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो अदरवाइज़ टीचर का काफ़ी रोल हो सकता है इसमें। बहरहाल, तो बिहेवियरल प्रॉब्लम होने की वजह क्या हो सकती है ये आइडेंटिफाई करना चाहिए टीचर को। कहीं ऐसा तो नहीं कि, तो उसकी हेडिंग में बहुत सारी बातें इन्होंने कही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे का बिहेवियर इसलिए ख़राब है क्योंकि वो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का शिकार है। यानी वो मालूमात को ठीक से प्रोसेस नहीं कर सकता। आप तेज़ बोल रहे हैं, वो उस स्पीड को नहीं पकड़ पा रहा। आप तेज़ डिक्टेशन दे रहे हैं, उसका हाथ तेज़ नहीं चल रहा लिखने के लिए। कोई भी ऐसी वजह जो उसके किसी भी सेंसरी ऑर्गन में कोई ऐसा फ्लॉ है जिसकी वजह से वो आपकी स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा, बोलने की या इंस्ट्रक्शन की या लिखने की। तो इसकी वजह से भी हो सकता है कि वो बिहेवियर से अपने शो करे कि जी मुझे तो पढ़ना ही नहीं है, डिस्ट्रप्शन क्रिएट करे। या फिर समहाउ किसी वजह से वो स्टूडेंट एग्रेसिव है। तो खाली ये टैबू कर देना कि बच्चा एग्रेसिव है इसलिए ख़राब है, ये ठीक नहीं है, बल्कि आपको तलाश करना पड़ेगा कि वो एग्रेसिव क्यों हो रहा है। ऐसा क्या है कि उसके अंदर एग्रेशन आ रहा है? क्या उसका साथ वाला बच्चा उसको तंग कर रहा है? क्या वो घर से एग्रेशन के साथ आया था? क्या उसको आपकी कोई ऐसी बात समझ नहीं आ रही जिसकी वजह से एग्रेसिव हो रहा है? तो पहले आप अपना इत्मीनान करेंगे कहीं मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन की कमी तो नहीं है जिसकी वजह से मुझे पता ही ना हो कि क्यों एग्रेसिव हो रहा है। सिमिलरली बिहेवियरल इश्यूज़ में एक इशू होता है कि बच्चे की इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज होती है। अब इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज के दो मतलब हैं। एक इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज ये है कि बच्चा अपनी बात एक्सप्रेस कर नहीं पा रहा, उसको वो लैंग्वेज आ नहीं रही जो आप उससे लेना चाह रहे हैं, तो इसलिए वो जवाब अच्छा नहीं दे पा रहा। वो जवाब अच्छा नहीं दे पा रहा तो वो एग्रेसिव हो रहा है। वो जवाब अच्छा नहीं दे पा रहा तो उसको डांट पिट्टी कि तुम्हें इतना भी नहीं आता, और फिर वो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहा है। तो एक इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज का ये एंगल है। एक इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज ये है कि वो ऑफेंसिव लैंग्वेज बोल रहा है, उसके अल्फाज ठीक नहीं है, अच्छी बातें नहीं कर रहा। तो उसमें भी आप लाइन ड्रॉ करते हैं कि क्या ऐसा है कि वो इसलिए इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज बोल रहा है कि उसको सुनने को वही मिल रही है, तो उसको हैंडल करने का तरीका काउंसलिंग होगा। या वो इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज इसलिए बोल रहा है कि वो बुली कर रहा है। तो ये एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। इसी तरह से बच्चा बाद औक़ात इनअटेंटिव हो जाता है, ये भी एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है। इन अटेंटिव, अगेन आपको देखना है कि कोई बच्चा इसलिए तो इनअटेंटिव नहीं हो रहा कि आपके लेसन के अंदर कोई कमी थी, वो अट्रैक्टिव नहीं था, मोटिवेटिंग नहीं था, या बच्चे के साथ कोई ऐसी फिज़िकल डिसेबिलिटी है जैसे कि एडीएचडी तो नहीं हुआ हुआ उसको कोई मसला, या इससे रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम हो।
तो ये 4 बातें इन्होंने बिहेवियरल प्रॉब्लम के अंदर में कही कि ये वजह हो सकती है बिहेवियरल प्रॉब्लम होने की। यही तरह से इन्होंने फिर बताया कि कुछ सोशल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। अच्छा, ये ओवरलैपिंग है। ये तो आपको पता ही है कि इन बुक्स में ये मसला है कि चीज़ें ओवरलैपिंग होती हैं। तो सोशल प्रॉब्लम्स में इन्होंने जो हेडिंग्स दी हैं, ज़ाहिर है हम चूँकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के हिसाब से वीडियो बना रहे हैं, तो जो जो बुक में इंफॉर्मेशन है उसको हम उसी तरह प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये रिप्रोड्यूस करना होगा एग्ज़ाम में। सोशल प्रॉब्लम्स में जो इन्होंने लिस्ट दी है वो है कि नॉट पेइंग अटेंशन। अब देखें पीछे आ चुकी है बिहेवियर में। और अगेन इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह ADHD भी हो सकता है, और इसकी वजह कंटेंट या टीचर का स्टाइल भी हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की। अच्छा, सोशल प्रॉब्लम में डिफ़िकल्टी ऑफ डिफ़िकल्टी इन मेकिंग फ्रेंड्स, ये हो सकती है। बच्चा बच्चा सोशली ऑकवर्ड हो। आइदर वो दिखता, उसको लगता हो कि अच्छा नहीं दिखता, उसको लगता हो कि बाकी बच्चे जो बातें कर रहे हैं वो उसको नहीं आ रही। ये कोई भी और रीज़न हो सकता है कि वो बच्चों से दोस्ती नहीं कर पा रहा, इस वजह से भी वो सोशली प्रॉब्लम में हो। और जब बच्चा सोशली खुद प्रॉब्लम में होगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो क्लास में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। फिर एक बिहेवियर है जिसको हम कहते हैं डिसरप्टिव बिहेवियर। अब ये है तो बिहेवियरल प्रॉब्लम, डाला हुआ इन्होंने सोशल प्रॉब्लम है। तो बच्चा डिसरप्टिव क्यों होता है, क्लास को डिसरप्ट क्यों कर रहा होता है? तो ये अगर तलाश किया जाए तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि उसको बात समझ नहीं आ रही होती है, उसको लेसन मुश्किल लग रहा होता है, और उसको लग रहा होता है मैं तो फ़ेल होऊंगा ही होऊंगा, मुझसे तो होगा ही नहीं। तो फिर इससे बेहतर है कि मैं बजाय इससे कि ये कहूँ कि मुझसे हो नहीं रहा, मैं ये कहता हूँ कि मुझे करना नहीं है। तो वो यूँ छेड़छाड़ शुरू कर देता है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमने डिस्ट्रप्टिव बच्चों को इंटरोगेट किया तो पता चला है कि उनको वो आ नहीं रहा होता जो उनको बताया जा रहा होता है। फिर वो डिस्ट्रप्शंस क्रिएट करते हैं, या फिर टीचर अपने किसी ज़हनी तौर पे किसी काम में ऐसी इंगेज हो जाती है कि उसकी तवज्जो बच्चों पे नहीं रहती। बहरहाल तो ये भी एक इशू है, क्लासरूम प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम है। और फिर इन्होंने चौथी बात सोशल प्रॉब्लम में लिखी है एग्रेसिवनेस। बच्चा एग्रेसिव है, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है, ज़रा ज़रा सी बात पर गुस्सा करता है। इसकी वजह क्या हो सकती है? घर के इश्यूज़ भी हो सकते हैं, और उसके साथ कोई ऐसा बैठा है जो मुसलसल उसे छेड़ रहा है, कोई उसको बुली कर रहा है। अच्छा, वो खुद तो कहीं बुली नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं क्लास में। फिर एक प्रॉब्लम है जो इन्होंने सोशल प्रॉब्लम के अंडर में लिखा हुआ है, वो है फॉलिंग ग्रेड्स। ये सोशल प्रॉब्लम में क्यों लिखा हुआ है, ये तो एक इंटरेस्टिंग बात है कि इसका नतीजा सोशल प्रॉब्लम की सूरत में मतलब इसकी वजह से सोशल प्रॉब्लम हो सकता है कि एक बच्चे के ग्रेड्स गिर रहे हैं तो वो ऑकवर्ड हो जाता है। आप अगर 20 की क्लास में से किसी बच्चे को 20वां रैंक दे दें या उसको कहें कि आप फेल हो गए, तो ये उसके लिए जो है एक सोशल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और अगेन अगर किसी ग्रेड गिर रहे हैं और आप ये फैसला कर लें कि ये बच्चा अच्छा नहीं है, ख़ासतौर पर एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो रही है जहाँ 1+1 2 करना है, जहाँ पे कि उसको बेअलिफ़ बा से आगे बढ़ना है, उसको जुमले बनाने हैं छोटे छोटे से, जो कि वो अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में कर ही रहा है, आपसे बात कर रहा है ना, इसका मतलब है कि वो जुमला बना रहा है। तो उसके बाद भी अगर उसके ग्रेड्स गिर रहे हैं तो आपको ये अच्छी तरह देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, बजाय इसके कि उसके ग्रेड्स के ऊपर उसको पहले ही दिन से टैबू कर दिया जाए। तीसरी बात इन्होंने ली बिहेवियरल प्रॉब्लम और सोशल प्रॉब्लम के बाद क्रिमिनल बिहेवियर। अब ये बज़ाहिर हालांकि हम एलिमेंट्री एजुकेशन पढ़ रहे हैं, और एलिमेंट्री एजुकेशन में ऐसा बहुत मुश्किल है कि बच्चा क्रिमिनल बिहेवियर में इंगेज करे, ख़ास तौर पे कोई ऐसा क्राइम करे जो जानते बूझते हुए कर रहा है। उससे इत्तेफाक से हो जाए तो अलग बात है। तो क्रिमिनल बिहेवियर जो है वो क्या होगा, ये एक तो हर माशरा अलग अलग डिसाइड करेगा, सोसाइटी, गवर्नमेंट और स्कूल की मैनेजमेंट। हो सकता है वो क्रिमिनल क्राइम अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी या गवर्नमेंट ना हो, लेकिन वो स्कूल में वो क्राइम समझा जाता हो उस तरह का। तो अब ये क्या हो सकता है, जैसे कि थीविंग है, कोई चीज़ चुरा ली तो सब जगह ही क्रिमिनली समझा जाएगा, लेकिन एक क्लास 1 के बच्चे ने टीचर का मार्कर चुरा के घर ले गया
तो क्या हम इसको थीविंग कहेंगे, क्या हम इसको क्रिमिनल बिहेवियर कहेंगे? नहीं, हो सकता है कि उसको बहुत शौक हो टीचर बनने का, घर में जाके वो वहीं अपनी दीवार पे वाइट बोर्ड बना के उस पर लिखने का सोचता हो तो उसने निकाल लिया हो। तो इतनी जल्दी लेबल कर देना किसी बिहेवियर को क्रिमिनल बिहेवियर, ये ठीक बात नहीं है। अच्छा, इस किताब में आगे भी कई जगह ऐसी बातें होंगी जो कि बड़ी जल्दी में कुछ फैसले लगता है कि हो जाते हैं, क्या कर लिए गए हैं, तो वहाँ मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दूंगा कि यहाँ ये इतना अप्रोप्रिएट नहीं है बात। तो अच्छा, क्रिमिनल बिहेवियर अगर वाकई साबित हो जाता है कि क्राइम है, तो फिर ज़ाहिर है आपको उस पर एक्शन लेना पड़ता है, उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हैंडल किया जाता है। स्कूल जो करता है तो वो पेरेंट्स को बुलाता है, बच्चे को रस्टिकेट कर सकता है, हायर अथॉरिटीज़ को बताया जाता है, जैसे कि ड्रग्स हैं। अब ये एलिमेंट्री स्कूल में तो नहीं हो रहा होता, मेरा तो एक्सपोजर इस तरह का नहीं है। हाँ, छोट बड़ी क्लासेस में ऐसा है, सेकेंडरी एजुकेशन में ऐसा है कि कोई बच्चा ऐसे बैकग्राउंड से आ गया जिसके आने का मकसद ये था कि वो वहाँ पे आके ड्रग पैडलिंग करे, बच्चों को आइस बेचे या कोई ऐसी चीज़ करे, तो ये तो ज़ाहिर है बिल्कुल ख़तरनाक काम है। इसमें तो एज़ सुन एज़ पॉसिबल आपको रिपोर्ट भी करना है और उस पर रिस्पॉन्ड भी करना है। लेकिन एज़ वी आर स्टडिंग एलिमेंट्री स्कूल क्लास 1 2 3, तो वहाँ पे अमूमन ऐसा जानबूझ के नहीं हो रहा होता। ऐसा होता है कि बच्चे इंक्विजिटिवनेस में, शौक में, किसी को देखकर, किसी घर में कोई चीज़ पड़ी होती है, अब्बा की सिगरेट पड़ी थी उठा के ले आए, इस तरह की हरकतें बच्चे कर जाते हैं। तो हमें एहतियात के साथ ही फैसला करना चाहिए कि कब उसको हम क्रिमिनल कैटेगराइज करें और कब ना करें। अच्छा, फिर क्लास में जो प्रॉब्लम्स थे उसमें इन्होंने फ़िज़िकल और सेंसरी डिसेबिलिटीज़ का तज़किरा किया, जो पीछे भी किया था, फिर दोबारा किया, एक पीछे वाले चैप्टर में हुआ था। तो फ़िज़िकल एंड सेंसरी डिसेबिलिटीज़ क्या-क्या हैं? थोड़ा जल्दी-जल्दी लिखता हूँ तो राइटिंग पे थोड़ा इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। ये वो डिसेबिलिटी है जो फ़िज़िकल भी हो सकती है, उस बच्चे को एजुकेशन में आगे बढ़ने से रोक सकती है, और इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हियरिंग डिसेबिलिटी है, बच्चा कम सुनता है और उसके मुख्तलिफ़ लेवल होते हैं। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो बस थोड़ा सा कम सुनते हैं, आपको जल्दी आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। आमतौर पे बच्चे एक तरफ टिल्ट करते हैं अपना चेहरा, कि ज़रा उनको क्लियर सुनाई दे, बार बार गर्दन आगे झुकाते हैं, क्या कहा जी, इस तरह की उनकी कोई ना कोई जुमला रिपीट हो रहा होता है। अपने दोस्तों से बात करने में, बात सुनते वक्त अपना मुंह करीब करते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इसके हेयरिंग का इशू है। बाज़ तो बहुत विजिबल मसला होता है, वो आपको क्लियरली होता है, कोई एड लगाया हुआ होता है बच्चा, बाज़ औक़ात जो बच्चे एड लगाते हैं वो शर्माते हैं एड लगाने में, और वो क्या करते हैं कि उसको छिपा के बैग में रख देते हैं। अगर आपको पता है कि आपका ये स्टूडेंट एड लगाता है, तो आपको उसको इनकरेज भी करना है, उसको नॉर्मलाइज़ करना है बाकी बच्चों के सामने कि इसमें कोई मसला थोड़ी है, एड लगाते हैं, कोई भी लगा सकता है। तो इसी तरह से विज़न का लॉस हो सकता है। विज़न का लॉस भी मुख्तलिफ़ लेवल का होता है, करीब की नज़र, दूर की नज़र, इसको आप कहते हैं आमतौर पे, यानी प्लस और माइनस के नंबर्स हो सकते हैं। अगर माइनस का नंबर है तो उसको दूर की चीज़ क्लियर नज़र नहीं आ रही होगी आमतौर पे, प्लस का नंबर है तो करीब की चीज़ आमतौर पे उसको अच्छी तरह से नहीं दिख रही होगी। जब तक कि वो चश्मा ना लगाए, तो टीचर को अगर पता है कि इसको चश्मा लगता है तो वो उसकी हेल्प करे, उसको रिमाइंड कराए। और बाज़ औक़ात ये मॉडरेट या सीवियर विज़न लॉस भी होता है। तो ये पता होना चाहिए आपको कि विज़न लॉस है अगर बच्चे का, तो वो किस लेवल का है और आप उसमें क्या हेल्प कर सकते हैं। इसी तरह से मल्टी सेंसरी इम्पेयरमेंट भी हो सकती है। मल्टी सेंसरी का मतलब उसको हेयरिंग भी है, विज़न भी है, और भी कोई प्रॉब्लम है, एक से ज़्यादा मसला है। नाम से ही समझ में आ रहा है। और एक 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 मसला होता है, उसको हम कहते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिफ़िकल्टी। वो आपकी आवाज़ ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रहा, वो आपके टच को ठीक से नहीं समझ पा रहा, वो आपकी आपकी व्यू उसको क्लियर नहीं हो रहा। तो कोई ना कोई सेंस, उसकी वजह ये नहीं थी कि उसकी आंखें कमज़ोर हैं, उसकी वजह नहीं है कि उसके कान कमज़ोर हैं, लेकिन उसके ब्रेन के प्रोसेसिंग जो है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही। और इसके अंदर और अंडर सेंसिटिव या ओवर सेंसिटिव सेंसरी इश्यूज हो सकते हैं। इसमें कुछ नाम इन्होंने दिए हुए हैं, वो नाम मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक है जी प्रोप्रायोसेप्शन। प्रोप्रायोसेप्शन
अब प्रोप्रायोसेप्शन क्या होता है? प्रोप्रायोसेप्शन होता है किसी पोजीशन या मूवमेंट या एक्शन को जज ना कर पाना। जैसे कि अपनी पोजीशन को जज ना कर पाना, अपनी मोशन को जज ना कर पाना, चलते हुए गिर जाना, हाथ में पेंसिल ले रहे थे, हाथ में पेंसिल ठीक से आई नहीं पकड़ पा रहे। तो अगर बच्चे का ये मसला है तो बच्चे को डांटने के बजाय आइडेंटिफाई करें कि अच्छा अगर ये मसला है तो क्यों हो रहा है मसला इसका। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से इन्होंने नेक्स्ट दिया हुआ है वर्टिब्युलर। वर्टिब्युलर, अच्छा मैं लिखता भी तो जाऊँ। एक है मैंने बताया प्रोप्रायोसेप्शन, दूसरा है वेस्टिब्युलर, सॉरी वर्टिब्युलर नहीं था, वेस्टिब्युलर। अच्छा जी, वेस्टिब्युलर क्या होता है? वेस्टिबुलर डिसऑर्डर जो है ये बैलेंस से रिलेटेड होता है, बच्चे का बैलेंस ख़राब होता है। आमतौर पे इसका मसला कान में होता है। कान के अंदर बैलेंस के लिए अल्लाह ताला ने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, तो उसकी वजह से वो बैलेंस उसका आउट हो जाता है अगर, तो वो ठीक से सीधा नहीं चल पा रहा होता, उसको चक्कर ज़्यादा आ रहे होते हैं, इस तरह के इश्यूज होते हैं बच्चे के साथ। अच्छा, उसके अलावा जी इन्होंने नेक्स्ट दिया हुआ है ऑडिटरी। ऑडिटरी तो समझ में आता है, सुनाई नहीं दे रहा उसको सही से। ओरल सेंसरी भी इन्होंने एक दिया हुआ है। ओरल सेंसरी क्या होता है कि अ, आपके जो मुंह के अंदर के जो सेंसेस हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे। जैसे कि आपको टेम्परेचर का नहीं पता चल रहा, मुंह में गर्म चीज़ रख लिया आपने पता नहीं चला, ठंडी चीज़ रख ली पता नहीं चला, टेस्ट नहीं फील हो रहा। और इसी तरह से इन्होंने, इसको भी लिख लूँ मैं, ऑडिटरी है, फिर ओरल सेंसरी है, और आखिरी है टेक्टाइल। टेक्टाइल डिसऑर्डर भी हो सकता है। टेक्टाइल डिसऑर्डर क्या होता है जी, कि जिसमें कि बच्चे को सेंस ऑफ टच नहीं फील हो रहा, या तो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, ओवर फीलिंग हो रही हो। ऐसा बच्चा जो है वो बार बार इस बात की शिकायत करेगा कि इसने मुझे मारा, इसने मुझे छू रहा है। आप अगर गौर करें तो बाज़ औक़ात नहीं वो सांभरा वाला बच्चा ऐसा कर रहा होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फील कर रहा होता है, तो आपको आपको पता होना चाहिए कि कहीं इसको टेक्टाइल डिसफंक्शन तो नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। अब ये तो उन्होंने कहा कुछ सेंसरी प्रोसेसिंग डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, उसके अलावा लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ भी हो सकती हैं। अब लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ में फिर वही कुछ चीज़ें रिपीट होंगी जो पीछे हो चुकी हैं, डिस्कस हो चुकी हैं, जैसे कि एक है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, आवाज़ सुनाई दे रही है लेकिन अल्फाज समझ में नहीं आ रहे, या आवाज़ कम सुनाई दे पा रही है, या उसकी पिच नहीं पकड़ पा रहे। फिर हमने पीछे पढ़ा था एक डिसकैलकुला, नंबर ऐड नहीं कर पा रहा, नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा कि ये सीक्वेंस होती है, नंबर जो है वो एक सीक्वेंस का नाम है। ठीक है। इसी तरह से डिस्ग्राफिया होता है, ये भी हमने पढ़ा था पीछे, कि उसको राइटिंग समझ में नहीं आ रही, ग्राफ राइटिंग को कहते हैं। डिसलेक्सिया है, जिसमें बच्चे को लेटर्स उल्टे दिखाई दे रहे हैं, वो रीड नहीं कर पा रहा। फिर लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, कि उसको उसको जुमलों का मतलब समझ में नहीं आ रहा, सेंटेंसेस में आगे पीछे करता है। ठीक है, जैसे कि वो है कहीं और लगा देता है, हैं कहीं और लगा देता है। आप कहते हैं बहुत शरारती है, लेकिन हो सकता है कि उसकी लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो। ठीक है। और बाज़ बच्चों को नॉन वर्बल लैंग्वेज डिसऑर्डर या लर्निंग डिसऑर्डर्स होते हैं। नॉन वर्बल का मतलब होता है अब ये लैंग्वेज रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो आपके चेहरे के तासुरात नहीं पकड़ पा रहा,
वो आपके जेस्चर्स नहीं समझ पा रहा, आपके हाथों के एक्शंस से नहीं पकड़ पा रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसे बच्चे क्या होते हैं जो नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इनको होती हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं, कि उनको आपके हाथों का मोशन समझ नहीं आ रहा होता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, और वो उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं समझने के चक्कर में कि फिर वो आपकी बात नहीं सुन रहे होते। तो हालांकि बात वो सुन सकते हैं, लेकिन वो आपके इमोशंस और जेस्चर्स को नहीं चुके पकड़ पा रहे होते, तो बात भी सुनने पे उनका ध्यान नहीं रह पाता। फिर विजुअल डिसऑर्डर्स हैं, वो तो आपको समझ में आई गई बात। अब विजुअल मोटर या विजुअल परसेप्शन, इस तरह के डिसऑर्डर्स हैं कि जी क्या चीज़ कहाँ से कहाँ गई, एक चीज़ मूव करती हुई जा रही है, उनको नहीं समझ में आ रहा, कोई ड्रॉ कर रहा है, उसको ड्रॉ होती हुई डायग्राम नहीं समझ में आ रही। इस तरह के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। फिर उन्होंने दोबारा से कुछ नाम दिए हैं और ADHD फिर दिया है, जो हम अच्छी तरह कवर कर चुके थे, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। कि ऐसा बच्चा जो है वो तवज्जो नहीं दे सकता, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है और बहुत ज़्यादा काम के अंदर वो हाइपर एक्टिव आपको दिख रहा होता है। अगेन इसको फ़ौरन से लेबल नहीं करना चाहिए। जिनमें से कोई भी मसला बच्चे के साथ है, उसको तसल्ली के साथ, बाज़ औक़ात बल्कि यूँ समझिए कि ज़्यादातर ये मसाइल जो होते हैं बच्चे की एंजाइटी रिलेटेड होते हैं, कि उसको आप कूल डाउन कर देंगे, उसके ऊपर से प्रेशर हटा देंगे, तो इनमें से अक्सर मसले गायब हो जाते हैं। ठीक है जी। फिर इसी तरह से एक एक और मसला है डिस्प्रैक्सिया। यहाँ बच्चे के मसल्स पे अपना कंट्रोल नहीं रहता, ठीक से मूव नहीं कर सकता। ये बड़ों को भी होता है, बहुत लोगों को बड़ी उम्र में डेवलप हो जाता है कि उनके चेहरे के मसल्स उनके कंट्रोल में नहीं रहते, उनके हाथों के मसल्स उनके कंट्रोल में नहीं रहते। और एक है बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम जिसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग डिसऑर्डर। एग्जीक्यूटिव फंक्शन डिसऑर्डर यानी बच्चा मैनेजमेंट नहीं कर पाता। उस ऐसे बच्चे का बैग बहुत मसले में रहेगा, उसको चीज़ें नहीं मिलेंगी अपनी। वो शरारती नहीं है, वो भुलक्कड़ नहीं है, लेकिन वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाता कि बड़ी चीज़ पहले रखो, उसके उसके ऊपर छोटी रखो, फिर उसके ऊपर छोटी रखो, ये नहीं कर पा रहा होता। वो पहले छोटी रख देगा, उसके बाद बड़ी रख देगा, वो गिर जाएगी। तो इस तरह की कुछ जो बेसिक फंक्शंस होते हैं जो मैनेजमेंट रिलेटेड होते हैं, जो हम अपने इर्द गिर्द अपने एक्सपीरियंस से सीख लेते हैं, तो वो नहीं हैंडल कर पा रहा होता। फिर मेमोरी रिलेटेड भी इश्यूज़ भी हो सकते हैं किसी बच्चे के साथ। आप उसको कुछ बताते हैं, उसको याद ही नहीं रहता, तो आप उसको जल्दी से डांटना शुरू कर देंगे, तो याद नहीं रहता, तुम बेवकूफ़ हो। तो ये बहुत ही बुरी बात है। हमें पता होना चाहिए कि ऐसा पॉसिबल है कि इस बच्चे के साथ कोई मसला हो और फिर उसको अप्रोप्रिएटली हैंडल किया जाए। अच्छा, इन्होंने अलग से एक और जब आपको इन्होंने विजुअल्स की बात की थी, विज़न की बात की थी, इस विज़न को फिर लेकर आए हैं और विज़न के बारे में थोड़ी सी तफसील बताई इन्होंने कि इसमें पार्शली साइटेड कुछ लोग होते हैं, इनको प्रॉब्लम होती है, जिसके कि उनको स्पेशल नीड होती है। इसको लो विज़न भी होती है कुछ बच्चों को। अब ये बात हो रही है इन बच्चों की जो कि क्लासेस से आगे निकल गई, ये बात +1 +2 -1 -2 -3 इससे आगे निकल गई ये बात। तो ये समझ लें कि विजुअल इम्पेयरमेंट पे चली गई। पार्शियल साइटेड का मतलब है कि थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है और थोड़ा बहुत नहीं भी आ रहा, नज़र ही नहीं आ रहा। लो विज़न का मतलब है ये बच्चा बहुत कम देख पा रहा है, इसको जो है वो हाई पावर के लेंसेज लगेंगे। फिर एक बच्चा होता है, इसको आप कहते हैं लीगली ब्लाइंड। इसको रोशनी नज़र आ रही होती है, हेवले नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट्स नहीं आइडेंटिफाई कर पाता। इसको 20/200 विजन कहते हैं। इसका बहुत ही लिमिटेड फील्ड ऑफ विजन होता है। ये सिर्फ अपनी बिल्कुल आँख के सामने, बिल्कुल सामने की चीज़, वो भी हल्की सी उसको दिख रही होती है, शबी। और फिर ज़ाहिर है टोटली ब्लाइंड भी हो सकता है बच्चा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो इम्पेयर्ड हैं वो हमारे पास नहीं आ रहे होते, और अगर आते भी हैं तो बेचारे इस तरह से धुतकार दिए जाते हैं कि उनके लिए हमारे पास तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, क्या करें, ब्रेल लगा दें। बहरहाल लेकिन हमारी सोसाइटी को इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये कैसे हैंडल किए जाएंगे। अगर अगर आपकी आपके एजुकेशन सिस्टम में इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आपको आप ज़िम्मेदार हैं कि, यानी गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है कि इस बारे में सोचे और इन बच्चों के बारे में कुछ फ़ैसला करे।
तो एजुकेशन इम्प्लीकेशन ज़ाहिर है बहुत है ना। एक टीचर की क्लास में एक एक नियरली ब्लाइंड बच्चा आ गया, वो अकेली टीचर क्या करेगी? उसके पास तो वो रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो उसको ब्रेल पे लगाए या उसके साथ कोई दूसरे बच्चे को बिठा के तुम पढ़ पढ़ के सुनाओ उसको, तो फिर उसका हर्ज हो रहा है। तो वो स्ट्रेटेजीज जो बनेंगी वो टीचर अकेला एक हाई लेवल डिस्ट्रैक्शन की स्ट्रेटेजी नहीं बना सकेगा। एक लो लेवल डिस्ट्रैक्शन को तो वो हैंडल कर सकता है, लेकिन एक हाई लेवल डिस्ट्रैक्शन टीचर के लिए हैंडल करना आसान नहीं है। उसके लिए उसको आउटसाइड सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। अच्छा, फिर इस तरह से हेयरिंग प्रॉब्लम्स और स्पीच डिफ़िकल्टीज़ को इन्होंने दोबारा से उठाया है कि कुछ बच्चे सुन नहीं रहे होते, लेकिन जो सुन नहीं रहे होते ये सबको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि जो सुन नहीं रहे वो आमतौर पे बोल भी नहीं रहे होते। तो लेकिन ये पॉसिबल है कि जो सुन नहीं रहा उसको बुलवा लिया जाए, और इस पे काम होता है, बाकायदा इसके स्पेशलाइज्ड स्कूल्स हैं। क्योंकि वो बोल इसलिए नहीं रहे होते कि उन्होंने सुना ही नहीं होता कभी, तो इसलिए उनको बोलना नहीं आता, लेकिन अगर उनको आप सिखाएं तो उनको आप बुलवा सकते हैं। और इसी तरह से अब बहुत डेवलप हो गई है हेयरिंग की साइंस, और इसमें बहुत सारे इम्प्लांट्स आ गए हैं हेयरिंग रिलेटेड इश्यूज से। तो हेयरिंग इम्प्लांट्स, इतने मज़े मज़े की चीज़ें आ गई हैं ऐसी ज़बरदस्त ज़बरदस्त। एक आला आता है जो कि बाहर से आप किसी भी आवाज़ को सुनता है, ख़ास तौर पे वॉइस की फ्रिक्वेंसीज को सुनता है, और उसको रिकॉर्ड करके एक समझ लें रन टाइम के ऊपर ही उसको प्रोसेस करता है और उसकी आवाज़ को बहुत मैग्नीफाई करता है और कंप्यूटराइज्ड आवाज़ निकालता है उस फ्रीक्वेंसी की जो उस बच्चे को सुनाई दे सकती है। यानी बाज़ बच्चों को नॉर्मल अगर रेंज ये सुनाई दे रही है तो उस बच्चे को यहाँ से यहाँ तक सुनाई देती है, तो वो बाकी सारी आवाज़ों को भी उसी रेंज में ले जाता है, तो एक कंप्यूटराइज सी आवाज़ हो जाती है और बच्चे को सुनाई देने लगते हैं सारे सारे अल्फाज। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सा आला है। बोन कंडक्शन के ऊपर कुछ काम हुआ है कि अगर किसी बच्चे का कान का पर्दा नहीं है तो वो हड्डियों की मदद से अपने कान के आसपास की हड्डियों से उसका ब्रेन जो है वाइब्रेशंस को रिसीव करता है और उसको इन्हांस करने के आले आते हैं। तो हेयरिंग इम्प्लांट हो सकता है, और उससे मैंने आपको बताया भी था कि जिनको हेयरिंग इम्प्लांट लगा होता है या कोई ऐसा इक्विपमेंट लगाते हैं, वो हेयरिंग एड लगाते हैं तो शर्माते हैं, इसको टीचर को हैंडल करना चाहिए है। अच्छा, इसी तरह से स्पीच डिफ़िकल्टीज़ या स्पीच डिसेबिलिटी कह लें भी होती हैं। स्पीच डिसेबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं? आर्टिकुलेशन नहीं आ रही बच्चे को, वो कुछ अल्फाज नहीं निकाल पा रहा, आर नहीं निकाल पा रहा, आई नहीं निकाल पा रहा, एल नहीं निकाल पा रहा, जी नहीं निकाल पा रहा, कोई ऐसा वर्ड है जो वो नहीं निकाल पा रहा, तो आपको उसकी स्पीच थेरेपी करनी पड़ती है कि क्यों नहीं निकाल पा रहा, फिज़िकली कोई मसला है या ये मसला उसका साइकोलॉजिकल है। तो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट या स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट कहलाते हैं, SLP और SLT, जिनके पास के फिर बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए भेजा जाता है। ये भी काफ़ी डेवलप हो चुकी है साइंस और बच्चे काफ़ी इसमें इम्प्रूव करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे मुल्क में हैं बड़े महंगे सेशंस, इसके लिए भी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए कि जो गरीब बच्चे हैं वो क्या करें बेचारे। अच्छा, फिर कुछ बच्चों को कुछ ख़ास आवाज़ें निकालनी नहीं आ रही होती हैं, उसको लिस्प भी कहते हैं, LISP, आर्टिकुलेशन के अलावा लिस्प भी एक प्रॉब्लम है। और इसमें बच्चा जो है वो कुछ ख़ास साउंड्स मिला के नहीं निकाल पा रहा होता, नहीं बात कर पा रहा होता। अच्छा, इसमें पहले तो आपको स्पीच डिले ही से पता चल जाता है, बाद बच्चे अपनी उम्र में बोलना नहीं शुरू करते, तो पेरेंट्स को तो पता होता है कि ये प्रॉब्लम बच्चे के साथ है, तो उनको भी बजाय इससे कि पहले वो स्कूल ले जाएं फिर स्कूल वाले हैंडल ना कर सकें फिर स्कूल से निकालें, उनको पहले ही बच्चे की स्पीच थेरेपीज़ करनी चाहिए। अच्छा, और मज़े की बात ये कि जो भी लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट या लैंग्वेज थेरेपिस्ट होते हैं, इनकी साइंस कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसी नहीं है जो आप भी ना कर सकें, तो इस पे तो आप तो यूट्यूब भरा हुआ है, आप वहाँ से भी उठा सकते हैं कि वो क्या एक्टिविटीज़ हैं जो परफॉर्म करवाई जाती हैं जिससे कि बच्चे की लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट हो जाती है, आर्टिकुलेशन इम्प्रूव हो जाती है। इसी तरह से बाज़ बच्चों को फ्लुएंसी का मसला होता है, अटक रहे होते हैं, झिझक रहे होते हैं, वो हकला रहे होते हैं। ये भी अगेन अगर आप शुरू में ही जल्दी ही बच्चे की थेरेपी कर लें तो उससे बाहर आ जाते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हैं कि बच्चों की स्पीच फ्लुएंसी को लेकर और बड़ों की भी। कुछ बच्चों की वॉइस अजीब सी होती है और फिर उनका मजाक बनता है, उसकी वजह से भी वो क्लास में नहीं परफॉर्म कर पा रहे होते, तो वो वॉइस की कुछ ट्रेनिंग भी होती है कभी कभी, कुछ कुछ ऑपरेशंस भी हैं जो वॉइस को अच्छा बेहतर कर देते हैं, और थोड़ा सा आपको अपनी क्लास एनवायरनमेंट को भी मैनेज करना है कि बाकी बच्चे उसको उसका मजाक ना उड़ा रहे हों बच्चे का। फिर
लैंग्वेज रिलेटेड डिसेबिलिटी है, पीछे भी हमने अभी डिस्कस की थी, कहाँ गई? बच्चे को जो है वो हम यहाँ डिस्कस करे थे, शॉर्ट फॉर्म्स में लिखा था कि बच्चे को जो है वो लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करनी आ रही, और आप कह रहे हैं कि बदतमीज़ है या गलत बात कर रहा है, इसको इतनी सी बातें समझ में आ रही, उसको वोकेबलरी नहीं बन रही है, उसको ग्रामेटिकल पैटर्न समझ में नहीं आ रहे, तो ये इश्यूज भी बच्चे के साथ हो सकते हैं, और वो आपकी प्रॉपर मीनिंग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। तो ये बहुत सारे तरह के प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, मज़े की बात ये कि इन्होंने इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करवाया है, और उस पे क्लासरूम में कैसे मैनेज किया जाएगा इसको इस चैप्टर का पार्ट नहीं बनाया, लेकिन ये आपको खुद सोचना है। और मैंने हर हर बात में कहीं ना कहीं हिंट्स दिए हैं आपको, हर बात जो इन्होंने डिस्कस की है प्रॉब्लम की, उसके साथ मैं सॉल्यूशंस डिस्कस करता जा रहा हूँ। इन जनरल ये समझ लीजिए कि आपको सब्र से रहना है, आपको फ़ौरन लेबल नहीं करना चाहिए, आपको इस बात को पहले अच्छी तरह आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये प्रॉब्लम स्ट्रेस रिलेटेड हो, उसमें से अक्सर ऐसे हैं जो स्ट्रेस रिलेटेड होता है। और उसके बाद भी अगर आपकी रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ से बाहर जा रहा हो, तो आपको मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस में लेना है, उनको समझाना है कि ये इसके लिए मुझे कोई हेल्प चाहिए, आइदर कोई एडिशनल टीचर दिया जाए, कोई रिसोर्स दिया जाए। तो ये इसका तरीक़ेकार हो सकता है। यहाँ ये चैप्टर ख़त्म हो गया। मैं आपसे कह रहा था कि छोटा सा चैप्टर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको काफ़ी तफसील से डिस्कस कर लिया। कुछ सवाल ऐसे ही आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एक सवाल है, इन लिस्ट द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स जिसमें अकर इन डेली क्लासरूम टीचिंग। तो बाबू को भी बता सकते हैं, इतने सारे तुमने ले लिए। वो बिहेवियरल भी हो सकते हैं, वो सोशल भी हो सकते हैं, वो सेंसरी फिज़िकल भी हो सकते हैं, वो आपकी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आप इसकी एक लिस्ट बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने 20 नंबर का सवाल है तो पूरा आप अच्छा लंबा नोट तैयार कर सकते हैं इसके ऊपर। डू द प्रॉब्लम फेस बाय स्टूडेंट्स वेरी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड कंडीशंस, इन्वेस्टिगेट एंड एक्सप्लेन, ये एक सवाल आया। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो सिचुएशन और के साथ वेरी करते हैं, जैसे अटेंशन डेफिसिट है, और बात सिचुएशन में ज़्यादा होता है, बात सिचुएशन में कम होता है। कुछ ऐसे हैं जो फिज़िकल होते हैं, वो फिज़िकल सिचुएशन के साथ नहीं होते। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स अक्सर सिचुएशनल होते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स अक्सर सिचुएशनल होते हैं, लेकिन फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो अक्सर सिचुएशनल नहीं होते। तो देखिए, ये कुछ इस तरह के सवाल आए हुए हैं, आप इनको भी समझिए, और अच्छी तरह से उम्मीद है कि हम अपना लेसन आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगले लेसन में आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।